आज हम मौजूद हैं प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुफरान अंसारी साहब के साथ, जो कि ना सिर्फ इटारसी शहर, ना सिर्फ होशंगाबाद ज़िला, बल्कि प्रदेश स्तर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेतृत्व करते हुए समझ में आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता हैं और आवाज़ हैं युवक कांग्रेस की। और अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था साउथ में, कर्नाटक में था। आपको वहाँ पर सम्मानित भी किया गया है और युवक कांग्रेस की एक बहुत मुखर आवाज़ और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। आज हम उनके साथ मौजूद हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस अभी जन आक्रोश यात्रा का कांग्रेस का पूरा जो ऑरा जो है वो जन आक्रोश यात्रा पे चल रहा है सर, तो हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें आपसे बात करना है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है और मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस अभी 19 तारीख से जो चला रही है, तो वो उसके बारे में जानना चाहूँगा कि उसका क्या उद्देश्य है, क्यों रखा गया है और आक्रोश मतलब किस तरीके का आक्रोश और क्यों जोड़ा गया है। शुक्रिया ताज भाई। जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस का वो मंच प्रदान करने का एक आइडिया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की वादा खिलाफ़ी 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में हुई है, उसके खिलाफ एक बड़ा माहौल है मध्य प्रदेश में। हर वर्ग इसके खिलाफ आक्रोशित है और उसको आवाज़ देने का एक प्रण है जन आक्रोश यात्रा, जो आज 19 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश को 7 डिवीज़न में बांटा है। बड़े हमारे शीर्ष 7 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। होशंगाबाद, हरदा, इन जगहों पर माननीय सुरेश पचौरी जी इसके प्रभारी हैं और जो ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी युवा, शहरी मतदाता जितना आक्रोशित है, जितना दुखी है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट कार्यकाल से, वादा खिलाफ़ी से, उसके खिलाफ में एक यात्रा है, मध्य प्रदेश की भविष्य को तय करने वाली यात्रा, जिसके माध्यम से माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने ये जो 11 गारंटी मध्य प्रदेश को दी है, हमें इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर मतदाता को, हर नागरिक को ये संदेश देना है कि हम कोरी घोषणाएं नहीं करते हैं। जो 11 गारंटियाँ मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने वादा किया है, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से हम उसकी प्रतिज्ञा लेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना है। जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनती है, उन 11 गारंटियों को सबसे प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। ये उद्देश्य जन आक्रोश यात्रा का है। सर लेकिन अभी जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की और 20 तारीख को इटारसी शहर में जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा की आ रही है और भाजपा का कहना ये है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, सरकार के किए हुए कामों की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। बहुत शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेके आ रहे हैं, प्रभात झा जी लेके आ रहे हैं और काफ़ी कुछ बताया जा रहा है, हर जगह के डेवलपमेंट्स को लेके और हर जगह की उपलब्धियों को लेके दिखाया जा रहा है। तो आक्रोश यात्रा और आशीर्वाद यात्रा, इसके बारे में आप क्या बोलें? आक्रोश यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया। मैं जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये पता नहीं किस खाल के हैं कि इन्हें शर्म इनको आती नहीं और बेशर्मी का इतना लोड ये सहते कैसे हैं, ये आश्चर्य की बात है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी इन्होंने एक आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। हाल ही में इन्होंने नगर पालिका चुनाव के समय भी एक यात्रा निकाली थी और अब फिर से ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो आशीर्वाद किसी को तब 18 साल या 4 बार इन्हें आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया और जितने वादे इन्होंने किए थे
उसकी वादा खिलाफी की। मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूँ। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 में जब उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार छोड़ी थी, तो मध्य प्रदेश पे कुल कर्ज 20,000 करोड़ रुपए का था। उनका नेतृत्व था कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद भी मध्य प्रदेश को एक सही और सक्षम राज्य के रूप में उन्होंने छोड़ा था। शिवराज जी, माननीय उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, और तब से लेके अब तक मध्य प्रदेश पर 3,36,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। ये 100 गुना ज़्यादा हो गया। तो मध्य प्रदेश इतना बड़ा कर्ज में डूबा हुआ राज्य है, ये इसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के नेतृत्व में है। आज मध्य प्रदेश का हाल वो है कि किसी कृषि प्रधान राज्यों में हम शुमार है, और हर तीसरे दिन हमारा एक किसान आत्महत्या करता है मध्य प्रदेश की नाबालिग बेटियों पर हर दिन दुष्कर्म हो रहे हैं। नंबर 1 है हम नाबालिग बेटियों के दुष्कर्म मध्य प्रदेश देश में। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। जितनी योजनाएं इन्होंने दी, वो सारे योजनाओं का आज निधि रोक दिया गया, सिर्फ इनकी जन आक्रोश यात्रा को सुचारू रूप से चलाने, जन आशीर्वाद यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज ही मैं देख रहा था, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक और ट्वीट किया। ये आशंका है कि सरकार ने निर्देश दिए हैं वित्त विभाग को कि जो दूसरी फंडिंग अन्य योजनाओं में पहले से चल रही है, इसको रोककर उनका जो पैसा है वो जन आशीर्वाद यात्रा में डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि सरकार के खजाने खाली हैं। लगातार कर्ज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ले रहे हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। दलितों को उनका सम्मान नहीं मिल रहा। दलितों का उत्पीड़न रुक नहीं रहा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को एक पंगु राज्य के रूप में 18 साल से बनाकर ये छोड़ के जाने के आज उस स्टेज पर हैं। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो अभी तो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो घोषणाओं की जो है अंबार लगे हुए हैं कि मतलब कि हर एक दिन कोई ना कोई नई घोषणा आ रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि उसमें एक सबसे बड़ी कड़ी जोड़ी जाए तो जो लाडली बहना योजना जो है वो एक बहुत मील का पत्थर साबित हो रही है, और इसके अलावा कई योजनाएं अभी उनने बहनों के लिए आवास के लिए बोला है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं आपसे ताज भाई एक बात कहूँगा कि यदि इस सरकार ने 18 सालों में कुछ काम किए हैं तो अपने काम पर ये वोट क्यों नहीं मांगते? ये सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि इनके जाने का समय है। ये देख रहे हैं कि किस तरह हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही कांग्रेस ने जो 5 गारंटियां दी थी वो पूरी की। किस तरह कर्नाटका में जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, जिसमें 500 रुपये का सिलेंडर देना, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से 2,000 रुपये नारियों को सम्मान निधि देना और किसानों का कर्ज माफ करना, इस तरह की योजना कांग्रेस ने कैबिनेट बनते से, सरकार बनते से पहली कैबिनेट में पूरी की है। तो इन्हें डर है, ये भयभीत हैं, इसलिए ये कांग्रेस की नकल करके अन्य राज्यों से कांग्रेस की नकल करके ये योजनाओं को चोरी करके मध्य प्रदेश में लागू करने की रेवड़ियां बांटने का एक प्रयास कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश का खजाना पूर्णतः खाली है। शिवराज सिंह चौहान जी और हम सब साक्ष्य हैं। पटवारी भर्ती योजना में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, व्यापम कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, हम देख रहे हैं। हमारा जिले में आसपास रेता और डंपरों का जो जितनी बड़े लेवल पर रेत माफियाओं का मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जारी है, वो हम उसके गवाह हैं। हाल ही में एक और बड़े भ्रष्टाचार, पटवारी परीक्षा के बाद, अच्छा ये बहना को न्याय देने की बात करते हैं, इन्होंने आशा बहनों को न्याय क्यों नहीं दिया? इन्होंने आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय क्यों तय नहीं किया? उसके लिए तो सर घोषणा की जा चुकी है। घोषणा की है चुनाव के, इनके पास पूरा समय था, 18 सालों का समय था, काफ़ी था। अब चुनावी टाइम पर ये घोषणा कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को अब मानदेय बढ़ाकर देंगे। अब 1 महीना बचा है चुनाव में जाने से पहले। आपने अभी तक, अगर बहनों के इतने लाडले भाई थे, अभी तक आपके हाथ में सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया? पटवारी में केवल पुरुष नहीं हो रहे, पटवारी बहनें भी ये लाठीचार्ज कर दी, वो अपना न्याय
मांग रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपके एक विधायक के जो टॉप 10 में से 7 चयनित हो जाते हैं आपके एक विधायक के कॉलेज से। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार का अंत है। बौखलाए हुए हैं। आज देख रहे हैं कि किस तरह से सत्ता परिवर्तन अन्य राज्यों में हो रहा है। तो यहाँ भी घोषणाओं का अंबार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अब स्थिति वो है कि केंद्रीय इनके नेतृत्व की बैठक होती है तो ये कहते हैं कि हम अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा उसके चेहरे पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। 18 साल से जिस शिवराज सिंह चौहान जी को आपने मुखिया बनाया है, आप मध्य प्रदेश में उनके नाम पर चुनाव लड़ने से डर क्यों रहे? अच्छा सर, हम बात करेंगे हमारी विधानसभा नर्मदापुरम विधानसभा की। अभी काफ़ी कुछ उठापटक चल रही है और नर्मदापुरम विधानसभा के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि विकास जिस तरीके से हुए हैं, जिस तरीके से कार्य योजनाएं बनी हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? और साथ ही अभी विगत थोड़े ही समय पहले एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल हुआ है, पंडित गिरिजाशंकर शर्मा, पूर्व विधायक, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपको यहाँ रोकूंगा। विकास आप कहते हैं नर्मदापुरम में विकास की घोषणाएं हुई है, विकास हुआ है, ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पर विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब केवल अपने कार्यकर्ताओं का विकास नहीं होता। आपके कार्यकर्ताओं को दुकानें दे दी, आपके कार्यकर्ताओं को ठेके दे दिए, नगर पालिका में ठेकेदारी कर रही है, ये विकास नहीं है। विधायक निधि से ठेकेदारी कर रहे हैं, सांसद निधि से ठेकेदारी कर। विकास का मतलब है कि इस विधानसभा के प्रत्येक नागरिक का विकास होना, उत्थान होना, उनको समान अवसर मिलना। आज स्थिति ये है कि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 32 साल से एक ही परिवार यहाँ पर मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में, और पहले इटारसी विधानसभा थी, इसमें विधायक रहे हैं और मंत्री पद तक पहुँचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। स्थिति ये है कि बिल्डिंगों को बनाने को ये विकास कहते हैं। अगर हमारे यहाँ एक शासकीय अस्पताल है और उसमें डॉक्टर्स नहीं है तो ये विकास नहीं है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है तो ये आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है। बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है, आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है कि युवाओं को रोजगार के लिए आपने क्या किया। अब कहने लगे हैं कि कीरतगढ़ में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि 35 सालों में क्या है? आप तो ये बता देते कि हमने 35 सालों से इतने लोगों को, इतने युवाओं को रोजगार इन माध्यमों से फैक्ट्री स्थापित करके यहाँ पर दिया है। बाजार बढ़ा नहीं है, शहर बड़ा नहीं है। पिछले सरकार के समय में इन्होंने वादा किया था कि इटारसी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपको याद होगा, मुझे याद है अच्छे से। स्मार्ट सिटी इटारसी को जिस तरह से देखता हूँ, आज भी अंधेरे में रोज़ दिन में 4 बार लाइट जाती है, इटारसी में ज़्यादा ही बार जाती है, और मार्केट क्षेत्र में अंधेरा पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइट सड़कों पर नहीं, कई जगहों पर ऐसा है। जैसी बारिश होती है तो शहर का विकास नालियों से ओवरफ्लो होकर हमारे सामने आ जाता है। शहर संकुचित है, शहर बड़ा नहीं है। जिन जगहों पर इनके कार्यकर्ताओं की ज़मीनें हैं वहाँ पर डेवलपमेंट इन्होंने किया है। बाकी और कहीं डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखता जिस तरह का विकास होना चाहिए। मैं माननीय गिरिजाशंकर शर्मा जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि क्योंकि विधिवत उनकी कांग्रेस में सदस्यता हो गई है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में उन्हें स्वीकार कर लिया है, तो उनका स्वागत है कांग्रेस में। बस मेरे मन में और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल है कि उन्होंने जो कहा है, उनकी सदस्यता के समय उन्होंने जो कहा है कि मैं भाई के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा और उनके सामने चुनाव प्रचार भी नहीं करूंगा। तो मेरे मन में भी वही सवाल है जो सभी के मन में सवाल होगा कि फिर नर्मदापुरम में आपकी उपयोगिता क्या? यदि आपके भाई को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलती है तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनके लिए आपकी उपयोगिता क्या होगी, ये उनसे सवाल किया जाना चाहिए। दूसरा मेरे मन में एक और सवाल है, यदि
भाई या पूर्व जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं यही चुनाव लड़ते हैं तो गिरजा भैया ना चुनाव लड़ेंगे ना प्रचार करेंगे। और यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी मंशा क्या है, क्या वो विधानसभा का विचार कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, ये सवाल भी उनसे व्यक्तिगत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो इस सब्जेक्ट के बारे में, इस स्थिति के बारे में सोच रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार सालों से काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और विपरीत समय में भी पार्टी के साथ उसकी आवाज़ बनकर खड़े हैं, जब समय पूरे प्रदेश में बदल रहा है, आज ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात पूर्व विधायक जी भी मानेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी है 35 सालों के विधायकी पर। यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो भी और नहीं लड़ते हैं तो भी एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है हमारे नर्मदापुरम विधानसभा में भी। इसका फ़ायदा क्यों नहीं हमारे संघर्षशील कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। हमारे संघर्षशील कार्यकर्ता या हमारे जो भी सक्षम नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम होगा। अगर वो तब चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं जब वहाँ माननीय सीतासरण शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये एक सेफ लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए और भी सक्षम लोग हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। आपका स्वागत है, आपका सम्मान हमेशा पार्टी में रहेगा, पर आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा। और आप खुल के कहिए कि हम कांग्रेस के किसी भी विधायक के टिकट के दावेदार के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपको खुले मन से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता दिल से स्वीकार करे। तो ये थे गुफरान अंसारी साहब, जिनने बेबाकी से और मुखरता के साथ अपने हर एक पहलू पे बात कही और हर एक पहलू को स्पष्ट बता दिया कि क्या मंशा है और किस तरीके से आगामी विधानसभा में किस तरीके से रोड मैप रहेगा, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, किस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है फाइट करेगा। ताज खान, खबर भारतवर्ष। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र।